अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो एडीआर से रिलेटेड ही है और ये पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ। आई होप आपको जो पिछला वीडियो है वो देख ली होगी और उसको पसंद भी आई होगी और आपको अंडरस्टैंड भी किया होगा। मेरा जो मेन मकसद है वो सिर्फ आपको फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें लेकर आना है कि कौन कौन से ड्रग्स है, किस किस तरह के एडीआर्स हो सकते हैं। क्योंकि मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज में वो यही होते हैं कि अ पेशेंट इज टेकिंग 4 काइंड ऑफ ड्रग्स एंड फीलिंग द साइड इफेक्ट, which drug is most likely to cause this side effect, या a person is having this drug, what kind of a side effect or ADR he can face। तो उसमें नीचे ऑप्शंस दे दी जाती हैं। तो एडीआर की इतनी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स इतना उसमें डेप्थ में नहीं जाते, सिर्फ वो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लिनिकल फार्मेसी में वो पूछते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है हमारे पास आती है जी हेडेक। हेडेक में हमारे पास है जी वेसोडाइलेटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन, नाइट्रेट्स, इंडोमेथासिन, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स विद हाइपरटेंसिव क्राइसिस, एनाल्जेसिक rebound after daily administration, especially with the caffeine, triptans, overuse, ergotamine, withdrawal effect, and selective serotonin reuptake inhibitors। उसके बाद जी इसका आता है हमारे पास कैसे इसको हम लोग जो है वो ख़त्म कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो टॉलरेंस यूजुअली डेवलप्स ड्यूरिंग वेसोडाइलेटर ट्रीटमेंट। तो हमें जो है वो वेसोडाइलेटर को रोकने की ज़रूरत नहीं है, टॉलरेंस जो है वो बन जाएगी और पेशेंट जो है वो लेस लाइकली फील करेगा हेडेक्स। एंड पेशेंट शुड परसिस्ट द ट्रीटमेंट इफ पॉसिबल। अगर बहुत ज़्यादा सर दर्द नहीं है, ही कैन बेयर इट, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एनसिड्स, वैक्सीन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एज़ाथियोप्रिन, पेनिसिलिन, आइसोनियाज़ाइड, कोट्रिमोक्सिजोल, ये जो ड्रग्स हैं ये आपकी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कॉज कर सकती हैं। पर्टिकुलरली इन द पेशेंट्स विद सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ये एक तरह की जो है डिजीज होती है, ये सिंड्रोम होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन, फटीग, रैश वगैरह आ जाते हैं। इसको हम आगे के थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह के पेशेंट्स में हम लोगों को एनसेड्स, वैक्सीन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एज़ाथियोप्रिन, पेनिसिलिन, आइसोनियाज़ाइड, कोट्रिमोक्सिजोल वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। Difficult to distinguish between clinically from bacterial and viral meningitis, therefore a drug history should be considered in all cases। उसके बाद आता है जी benign intracranial hypertension, amlodipine, corticosteroids including topical danazol, etidronate, nalidixic acid, nitrofurantoin, oral contraceptives, tetracyclines, isotretinoin, vitamin A at higher doses and deficiency। तो जो बाइनिन इंट्राकार्नियल हाइपरटेंशन है ये मोस्टली कौन कॉज कर रहा है, ये हमारे पास ड्रग्स आपके सामने लिखी हुई है। इसके सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक, एडिमा ऑफ ऑप्टिक नर्व, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, टिनाइटिस एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस। जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये भी सिस्टम्स आएंगे, तो मोस्ट लाइकली हमारा जो पेशेंट है वो बाइनिन इंट्राकार्नियल हाइपरटेंशन को फेस कर रहा है। हम इसकी मेडिसिन हिस्ट्री चेक करेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स ले रहा है। उसके बाद यूजुअली इट रिजॉल्व्स ऑन सेसेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, तो हमें सिर्फ ट्रीटमेंट उसको रोकने की जरूरत है। उसके बाद ये रिडक्शन ऑफ कन्वर्जन थ्रेशहोल्ड एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ सीजर्स। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कन्वर्जन को, थ्रेशहोल्ड को कम कर सकती हैं और सीजर्स के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। तो उसमें आती है बुप्रोपायोन, first generation antihistamines, antipsychotics, baclofen, chloroquine, cyclosporins, corticosteroid systemic जो देते हैं donepezil, isoniazid, lithium, mefloquine, ecstasy agents, amphetamines, NSAIDs, oral contraceptives, penicillin, quinoline, antibiotics, antidepressants, इसमें stimulants and anorectics, theophylline, tramadol, vaccines, withdrawal effect of alcohol, baclofen and barbiturates and benzodiazepines। ये जो सारी ड्रग्स हैं ये मोस्ट लाइकली हमारी कन्वर्जन्स को, थ्रेशहोल्ड को रिड्यूस कर सकती हैं और मगर साथ ही साथ जो है ये सीजर्स के रिस्क को इंक्रीज भी कर सकती हैं। तो अब आते हैं हम अपने कमेंट सेक्शन में, इसमें देखते हैं। तो जो हम लोग अगर अर्ली विड्रॉल कर लेंगे ड्रग का, तो ड्रग की जो प्रोजेनेसिस है इनके मज़ीद ख़राब होना है, वर्सन होना कंडीशन को, उसको हम लोग रोक सकते हैं। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स है वो है डायबिटीज़, अल्कोहलिज्म, विटामिन B1 and 12 डेफिशिएंसी, renal and hepatic function disorder या reduced renal and hepatic function, poor acetylator status।
उसके बाद हमारे पास आता है गुलेन-बेरी सिंड्रोम, डिजीज ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। अच्छा, कैप्टोप्रिल, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, गोल्ड सॉल्ट्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलामाइन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सब जो ड्रग्स हैं ये मोस्ट लाइकली कॉज कर सकती हैं गुलेन-बेरी सिंड्रोम, जो कि एक डिजीज है पेरिफेरल नर्व्स की। उसके बाद इसके जो कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं, रेयर paresthesia of toes or fingers, progress to upper and lower limb followed by total body weakness. पैरास्थेशिया का मतलब ये होता है कि नमनेस हो जाना या सुन हो जाना या वीक हो जाना, आपको फील ना होना उसमें से कुछ, और ऐसे ऐसे ही प्रोग्रेस करती है आपके अपर लिम्स के ऊपर और होल बॉडी वीकनेस कॉज कर सकती है। But myasthenia gravis, chronic muscle weakness involving reduced activity of acetylcholine at neuromuscular junction. यानी कि इसमें क्या हो रहा है आपका कि जो एसिटाइलकोलिन है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस किया जा रहा है इन ड्रग्स की वजह से, जो कि मसल वीकनेस कॉज कर रही हैं, और इसको हम लोग कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एट हायर डोजेस, फेनिटोइन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्यूनोलोन, एंटीबायोटिक्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन, बीटा ब्लॉकर्स, लिथियम, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये सब जो ड्रग्स हैं इसको हम लोगों ने, अगर ऑलरेडी मायस्थीनिया ग्रेविस है तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। तो पेशेंट की मेडिकल या मेडिसिन हिस्ट्री जो है वो लाजमी देखनी है और उसके मुताबिक हम लोगों ने ड्रग्स की डिसाइड करनी है। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स एंड पार्किंसन डिजीज। First generation antipsychotic drugs such as haloperidol as also following its withdrawal, antiemetics, metoclopramide, prochlorperazine, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें वेरेंपामेल आती है, एंडोलिपिन, डेल्टाजिम आती है, लिथियम, मिथाइल डोपा, एंटी डिप्रेसेंट लाइक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एसएसआरआईज एंड वाल्पोरेट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ये। जो ये ड्रग्स हैं सारी ये हमारी कॉज कर सकती हैं पार्किंसन डिजीज। तो इसकी जो कमेंट सेक्शन है उसमें देखते हैं, अपरेंट लोअर रिस्क ऑफ द ड्रग इंड्यूस पार्किंसंस विद न्यूअर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, यानी कि हेलोपेरिडोल इज एन ट्रेडिशनल ड्रग, द न्यू ड्रग्स आर क्लोजापिन, quetiapine, risperidone, olanzapine. We can use these drugs to avoid the progenesis of the Parkinson disease. उसके बाद हमारे आती है जी, metoclopramide should be avoided in patients with age less than 20 years or with QT prolongation. तो जो metoclopramide है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीएमेटिक्स, इसको जो है हम लोगों ने अवॉइड करना है 20 साल से कम उम्र के बच्चों में देते हुए, और अगर किसी ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या कार्डिक पेशेंट है उसमें क्यूटी प्रोलॉन्गेशन आ रही है तो मेट्रोक्लोप्रामाइड को हमने अवॉइड करना है। टिनाइटिस, कानों में सनसनाहट आना, मोस्ट लाइकली एसिड्स, एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड एंड एंटीमायरियस, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड क्यूनिन वगैरह। इसके बाद हमारे पास जो है सिस्टम आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ, एस इनहिबिटर्स। इसका जो है ऑल्टरनेट हमारे पास है एआरबीज, तो मोस्ट लाइकली हम लोग एस इनहिबिटर्स को जो रिप्लेस करेंगे वो एआरबी से करेंगे। नेजल कंजेशन, स्टफी नोज, अक्सर लोग जो हैं जिनको कंजेशन का बहुत ज़्यादा मसला है वो एक ड्रग यूज़ करते हैं स्प्रे फॉर्म में, ज़ाइलोमेटाजोलिन, एट्रोविन उसका नाम है ब्रांड, जो इंटरनेशनली आता है, और जो पाकिस्तान में अवेलेबल है ड्रग उसे वो ज़्यादा से नेजल स्प्रे भी कहते हैं। तो ये जो ड्रग है ये ट्रीटमेंट जो इसका होता है, जो शुरू के जो दिन होते हैं यूज़ करने में या जो स्टार्ट होता है इसका ट्रीटमेंट, तब तो ये आपको नेजल कंजेशन से आराम दे देती है, मगर इसका रिबाउंड इफेक्ट होता है, रीअक्रेंट इफेक्ट होता है कि कुछ दिनों के बाद जो है ये रीअकर हो जाती है डिकंजेशन। तो उसमें फिर हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इस ड्रग को अवॉइड करें और सिंपल जो नॉर्मल सलाइन होता है उसके स्प्रेज जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारी वेज़ोडाइलेशन कर सकता है इस नेज़ल कैविटी में। Chronic use of topic nasal decongestions, ephedrine, xylometazoline, oxymetazoline, antidepressants, antihypertensive, methyl dopa, pyrazosine, hydralazine, propranolol, antipsychotics, oral contraceptives, acetylsalicylic acid and NSAIDs that can cause nasal congestion. तो इसका जो हमने ट्रीटमेंट है या थेरेपेटिक प्लान है वो देखना है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ टॉपिकल decongestion vasoconstrictors cause
tolerance and rebound congestion due to in the part of down regulation of alpha adrenal receptor. Dilation of nasal vasculature produces tissue edema. इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन। ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है जी? एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन्स एंड सेफेलोस्पोरिन्स, एस्पिरिन, NSAIDs, dipyramidol, non-selective beta blockers including eye drops, ACE inhibitors, pharmaceutical excipients like tartrazine, benzoates, phenyl mercuric salts, paraben, benzalkonium chloride, and metabisulfate. General anesthetics and muscle relaxants, radiological contrast, media. उसके बाद particularly in asthmatic patient and chronic obstructive pulmonary disease patients, allergic reaction to penicillins may also occur with other beta-lactam antibiotics. तो cephalosporins, carbapenems and monobactams. तो इन पेशेंट्स में एस्थमा या COPD जिसमें ऑलरेडी हो उसमें हम लोगों ने ये ड्रग्स को अवॉइड करना है, और जिसमें पेनिसिलिन एलर्जी हो उसमें भी कोशिश करने की हमने इसको ड्रग को अवॉइड करना है। उसके बाद हमारे पास आती है डिसऑर्डर लंग पैरेन्काइमा, pulmonary fibrosis. Anti-cancer agents like bleomycin, amiodarone, antiarrhythmic, gold, sulfasalazine, nitrofurantoin, bromocriptine and pergolide. ये जो हैं ड्रग्स हमारी मोस्ट लाइकली कॉज कर सकती हैं लंग पैरेन्काइमा पल्मोनरी फिब्रोसिस। इसमें जो ट्रीटमेंट है या थेरेप्यूटिक alternates हम देखते हैं, direct toxicity causes inflammation and fibrosis leading to significant morbidity and mortality. Dose and duration of the treatment are important. तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि इसकी डोज जो है वो रिकमेंडेड है या ज़्यादा तो नहीं जा रही, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट है उसको हमें देखना है कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग तो नहीं हो रहा, तो मिनिमम से मिनिमम इसको हम लोगों ने देखना है। स्टिल अगर आप एंटी कैंसर एजेंट्स जो हैं ऑब्वियसली इसका हम लोग अगर तो कोई और हमारे पास इसका ऑल्टरनेट है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली हमें एक टर्म यूज करते हैं क्लिनिकल बेनिफिट्स आउटवेज। तो उसमें ये होता है कि हम लोगों ने अगर तो इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं इस एजेंट के तो हम लोगों ने इसको ही यूज़ करवाना है अपार्ट फ्रॉम इट्स ADR। तो अगर खुदा न खासा अगर ADR हमें होता है तो फिर उसका हम लोग डिफरेंट से ट्रीटमेंट करते हैं, मगर हमें अगर कोई और ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है तो यही यूज़ करवानी पड़ती है। पल्मोनरी एडिमा, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, IV beta agonist salbutamol IV and terbutaline, amphotericin, haloperidol, hydrochlorothiazide, mannitol, urea, indomethacin, methadone, naloxone, protamine। ये जितने भी ड्रग्स हैं आपकी ये कॉज कर सकते हैं आपकी पल्मोनरी एडिमा, तो हमें बहुत ही केयरफुली इनको यूज करना है। इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर permeability presenting as cough, breathlessness and fourth sputum. Close monitoring of women receiving IV beta agonist in premature labor, especially in the presence of fluid overload. अच्छा, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं हमारी परमेबिलिटी को इंक्रीज करती है जिसके से कफिंग बहुत होती है, ब्रेथलेसनेस होती है और बड़ा जो है वो फोर्थ ही सा स्पूटम प्रोड्यूस होता है। तो जो फीमेल्स ये IV बीटा एगोनिस्ट ले रही होती हैं इन प्री मैच्योर लेबर ताकि इनकी जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ना हो या एस्थमेटिक कंडीशन ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए तो उसमें हम लोगों ने बड़ा क्लोजली जो है वो मॉनिटर करना होता है, और स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। पल्मोनरी एसिनोफिलिया, nitrofurantoin, NSAIDs, antibiotics, antineoplastics. Symptoms include cough, dyspnea and fever. Patients improve on cessation of treatment, may be treated with corticosteroids. अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी एसिनोफिलिया हो रहा है इन मेडिसिन की वजह से तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो ड्रग रोक देते हैं, ट्रीटमेंट रोक देते हैं, दूसरा उसको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ट्रीट कर सकते हैं। जिसमें सिम्टम्स आ रहे हैं हमारे पास वो कफ है, डिस्पीनिया और फीवर आ रहा है। उसके बाद आता है
रिस्पिरेटरी फेलियर, अब रिस्पिरेटरी फेलियर जो है वो किसकी चीज़ों की वजह से हो सकता है जी? ओपियोइड्स की ओवरडोज की वजह से, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की वजह से, बीटा ब्लॉकर्स की वजह से, एंटी रूमेटिक्स की वजह से, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड पॉलीमिक्सिन बी एंटीबायोटिक्स की वजह से एंड डायरेटिक्स की वजह से। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जी? ओपियोइड्स डिप्रेस द rate and depth of the respiratory center in the brain to increase blood carbon dioxide। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज होगी तो आपका जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है और इवन हार्ट फेल भी हो सकता है। इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं लंग्स के हमारे, उसकी जो मूवमेंट है वो इम्पेयर्ड हो सकती है। पेशेंट्स एट द रिस्क इंक्लूड दोज विद प्री एग्जिस्टिंग इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी मसल। ऑलरेडी अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी मसल्स इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी मसल्स है, उसके बाद रीनल फेलियर है या मास्थीनिया ग्रेविस है, तो उसमें हम लोग अवॉइड करेंगे ये ड्रग्स, क्योंकि उसमें रिस्क जो है यह ज़्यादा होता है। रिवर्सिबल ऑन सेसेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, अगर हम लोग ट्रीटमेंट रोक देंगे तो इट इज रिवर्सिबल, इट कैन कम बैक टू द नॉर्मल अगर ज़्यादा देर ना हो गई हो तो। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है हमारा वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से हो सकता है और ये अक्सर जो है वो कॉज कर सकता है जी कोलैप्स, पैरालिटिक पेन, ब्रेथलेसनेस, साइनोसिस एंड हीमोप्टोसिस। तो कभी भी खुद से जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो आपने यूज़ नहीं करवानी पेशेंट को। हमेशा जो है वो रिकमेंड करवाएं डॉक्टर से कि जो है वो डॉक्टर पे जाए और उनसे लिखवा कर लाए। इसके बाद हमारे पास आता है जी ADRs अफेक्टिंग एंडोक्राइन सिस्टम। एड्रीनल फंक्शन, एड्रीनल फंक्शन को जो मेडिसिन को वो अफेक्ट कर सकती है वो है जी हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कीटोकोनाजोल दैट कैन रिड्यूस द एड्रीनल function and rifampin, it also reduces aldosterone, lithium, loop diuretics, oral contraceptives, spironolactone and thiazides that can cause aldosterone synthesis. Hypoaldosteronism, ACE inhibitors includes angiotensin II receptor antagonists, NSAIDs, heparins can cause hypoaldosteronism. Gonadotropin release and gonadal functions, इसमें ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस करते हैं, डेनाजोल इंक्रीज फ्री टेस्टोस्टेरोन, कीटोकोनाजोल रिड्यूस टेस्टिकुलर सेरोजेनेसिस। आपके जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या कर रहे हैं वो रिड्यूस कर रहे हैं आपकी फंक्शंस को, गोनाडोट्रोपिन रिलीज को। डेनाजोल जो है वो आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर रहा है। तो फीमेल में इसको हम लोग देखना होता है जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो फीमेल में लाजमी मॉनिटर करना है, क्योंकि ये उनके लिए हार्मफुल हार्मोन होता है। कीटोकोनाजोल जो है वो भी रिड्यूस करता है आपकी टेस्टिकुलर स्टेरॉइडोजेनेसिस, जो स्टेरॉइड्स की गायनोकोमेस्टिया एस्ट्रोजेनिक, यानी कि एस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से जो गायनोकोमेस्टिया होता है वो उसमें ड्रग्स आती है हमारी क्लोमिफेन, डाइजॉक्सिन, एस्ट्रोजेंस एंड स्पाइरोलेक्टोन्स। गायनोकोमेस्टिया ड्यू टू रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के बाद जो गायनोकोमेस्टिया आता है उसमें जो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं वो अल्कोहल, अल्काइलेटिंग एजेंट्स, सिप्रोट्रोन, फ्लूटामाइड, स्पाइरोलेक्टोन, कीटोकोनाजोल, सिमिटिडीन, antipsychotics like chlorpromazine, calcium channel blocker, isoniazid, marijuana, methadone, methyl dopa, protease inhibitors and tricyclic antidepressants. उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया और ग्लैक्टोरिया। Methadone, morphine, antidepressants, antipsychotics, anti-ulcer drugs like cimetidine, ranitidine, benzodiazepines, estrogens, methyl dopa, and verapamil that can cause hyperprolactinemia और ग्लैक्टोरिया। उसके बाद हमारे पास आता है कि सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन को कौन कौन जो है वो अफेक्ट कर सकता है, उसमें ड्रग्स आती हैं साइकोट्रोपिक्स, कार्बामेज़ेपिन, साइटोटॉक्सिक्स एंड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, क्लोरप्रोमामाइड एंड टोलबुटामाइड। तो ये ड्रग्स जो है हमारी एंटी डायरेटिक हार्मोन को उसकी सिक्रीशन को जो है वो अफेक्ट कर सकती है। आगे चलते हैं जी, ड्रग्स अफेक्टिंग द मस्कुलोस्केलेटल टिश्यूज, जो हमारे मसल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जाती है मसल पेन, मायल्जिया, क्रैम्प्स और मायोपैथी, स्टैटिन, फिब्रेट्स, निकोटिनिक एसिड्स, अमाइलोडोन, कार्बिमाजोल, साइक्लोस्पोरिन, सिमेट्रिडीन, कोल्चिसिन, corticosteroids,
Danazole, diuretics, opioids, penicillinamine, quinine, chloroquine, quinolones and zidovudines. अच्छा, होता क्या है बेसिकली, मैक्सिमम जो जितने भी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टैटिन्स हैं या हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, जिस तरह मेटफॉर्मिन वगैरह है, ये हमारी जो विटामिन बी है उसको डिप्लीट करती है, स्पेसिफिकली विटामिन B12 को बॉडी से डिप्लीट कर देती है, ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से जो है मसल वीकनेस हो जाती है और उससे पेन होती है। तो इसमें हमने क्या देखना है जी, myalgia presents as muscle pain, tenderness and or weakness or muscle weakness. Increased creatine kinase CKMM is an indicator of muscle damage. Metabolic bone disease, osteomalacia, rickets, abnormal bone softening. Corticosteroids, heparin, thyroid hormones, aluminum salts, prolonged ingestion of antacids, barbiturates, biphosphonates, overdose of biphosphonates, and phenytoin, long-term total parental nutrition. तो जितनी चीज़ें हैं ये हमारी बोन डिजीज़ कॉज करती हैं, ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें जो है आप कह लें कि बोन सॉफ्टनिंग होती है और बोन्स के जो सेल्स हैं वो थोड़े से लूज हो जाना शुरू हो जाते हैं आपस में, जो कॉम्पैक्ट एक मैस होता है उसको उनमें थोड़े से डिस्टेंसेस भर जाते हैं. Lowest effective dose of the corticosteroid should be used. Consider vitamin D supplement for housebound and frail elderly. A lack of defective metabolism of vitamin D, poor diet and lack of sunlight are contributing factors. इसमें जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमारी पुअर डाइट है और लैक ऑफ सनलाइट है. उसके अलावा अगर हमारी विटामिन डी की डिफिशिएंसी है मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट की वजह से, तब भी जो है हमें ये फेस करना पड़ सकता है. आर्थ्राल्जिया, जॉइंट पेन विदाउट स्वेलिंग. अगर पेन है आपकी जॉइंट्स में विदाउट स्वेलिंग तो उसको हम लोग आर्थ्राल्जिया कहते हैं. इसमें जो मेडिसिन अफेक्ट कर सकती है या एडीआरस जो शो कर सकती है वो है पेनिसिलिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कार्बामेजिपोल, carbimazole, isoniazides, penicillinamine, quinidine, quinolone, antibiotics, rubella vaccines, and BCG vaccine. May accompany any drug-induced skin eruption. Severe joint pain with swelling is a component of serum sickness, for example, penicillin. अच्छा, acute gout, high-dose thiazide diuretics, low-dose salicylates, niacin, and cyclosporins can cause acute gout caused by arthritis, includes inflammation and swelling of acute gout. Arthropathy, erosion of articular cartilage, quinolones antibiotics can cause these articular cartilage. इसमें आती हैं ciprofloxacin वगैरह, moxifloxacin, levofloxacin वगैरह. Restricted indication in the children, growing adolescents and avoid in pregnancy. तो जितने भी हमारे बच्चे हैं इनमें हम लोग नहीं देते, प्रेग्नेंट लेडी में हम लोग नहीं देते. रिवर्सिबल ऑन सेसेशन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर हम इसको रोक देंगे ट्रीटमेंट को तो ये भी रिवर्स हो जाएगी. Retroperitoneal fibrosis, development of fibrous tissue behind peritoneum. Acetyl salicylic acid, beta blockers, bromocriptine, codeine, ergotamine, haloperidol, methyserigide. ये जो चीज़ें हैं, जो ड्रग्स हैं हमारी, ये सब जो है रेट्रोपेरिटोनियल फिब्रोसिस कॉज करती हैं. इसमें क्या होता है कि फाइब्रस टिश्यूज जो होते हैं वो पेरिटोनियम के बीच में या दरमियान में या पीछे उसकी साइड पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. सिम्टम्स जो उसमें आते हैं जी वो आती है परसिस्टेंट पेन इन लॉइन एंड ग्रोइन, ओलिग्यूरिया, पेन ऑन मिक्ट्रिएशन, myalgia and edema. Symptoms improve on withdrawal of the treatment. अगर हम लोग अपना जो ट्रीटमेंट है वो विड्रॉ कर देंगे तो हमारी ये जो ADR हमें आया ये भी ख़त्म हो जाएगा. टेंडिनोपैथी, पर्टिकुलरली एक्िलीज टेंडन, जो क्यूनोलॉन्स हैं हमारी एंटीबायोटिक ऑफ्लोक्सिन वगैरह इसको कोज करती है और मोर कॉमन इन द पीपल ओवर 50 years of age. इंक्रीज रिस्क इफ रीनल इम्पेयरमेंट एंड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट. अगर तो रीनल इम्पेयरमेंट है तो तब भी इसका जो है वो रिस्क इंक्रीज हो जाता है, और अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट साथ चले तो वो भी इसको इंक्रीज कर देती है. उसके बाद हमारे पास आते हैं जी, तो अब हमारे पास आता है जी सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस या ल्यूपस लाइक सिंड्रोम, SLE इसको कहते हैं. इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिजीज दैट कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एनी ऑर्गन सिस्टम, ऑल्दो इट मेनली इन्वॉल्व द स्किन, joints, kidneys, blood cells and nervous system. Its presentation and course are highly variable, ranging from indolent to fulminant. जो ड्रग कॉज कर सकती हैं ADRs उसमें हाइड्रोक्सिन है, प्रोसिनामाइड है, बीटा ब्लॉकर्स कार्बामेजिपिन और प्रोमाजीन,
disoparide, isoniazid, methyl dopa, nitrofurantoin, penicillin, phenytoin, quinidine, sulfasalazine, sulfonamides, tetracyclines, most likely minocycline, particularly young patients, and thiazides and thiouracil. उसके बाद जो उसमें सिम्टम्स आते हैं हमारे पास अर्थरेजिया, माइल्जिया, मलेज, फीवर, प्लूरिसी एंड पेरिकार्डाइटिस, बटरफ्लाई रैश, रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाती है स्किन के ऊपर. उसके बाद मसल पेन, जॉइंट्स पेन, फीवर, ये सब जो है इसके सिम्टम्स हैं. इम्प्रूव विद इन डेज ऑफ द वीक्स ऑफ द सजेशन और सस्पेक्टेड ड्रग. अगर हमारा जो ड्रग है हमें पता लग जाए कि इस मेडिसिन से ये प्रॉब्लम आ रही है और हम उसकी विड्रॉल कर दें तो ये जो सिम्टम्स इसके वो इम्प्रूव हो जाते हैं. यूजुअली अकर्स आफ्टर सेवरल मंथ्स और ईयर्स ऑफ कॉन्टीन्यूड थेरेपी. ये एकदम जो है वो नहीं आती. अगर हम लोग प्रोलॉन्ग्ड जो है वो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है तो तब ये में जो है प्रॉब्लम करेगा. Presentation of the drug-induced SLE differs from simple SLE. So, drug-induced SLE की different significant symptoms होते हैं या presentation होती है और जो normal SLE है उसका different criteria होता है उसको judge करने का. Leukopenia, thrombocytopenia, anemia, elevated ESR and anti-nuclear antibodies may be present. Increased risk in slow acetylators. अब हमारे पास जी एरिया जाते हैं जीआई सिस्टम के. टेस्ट डिस्टर्बेंस, टेस्ट का ख़राब हो जाना, मेटालिक टेस्ट आना. तो इसमें हमारे पास जो आती हैं एस इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, एटिडोनेट है, ग्राइसोफिल्विन, एसिट्रोटोनोइन, लीवोडोपा, लोसार्टिन, पेंसिलामाइन, ट्रबिनाफिन, एल्पिरिनोल, गोल्ड, लिथियम, मेटफॉर्मिन, मेट्रोनिडाजोल, पेंसिलामाइन और जोपिक्लोन. इसमें क्या होता है मोस्टली हमें बिटर टेस्ट आता है या माउथ का जो टेस्ट है वो बहुत ही मेटालिक काइंड ऑफ टेस्ट आता है. तो ये जैसे ही हम लोग ड्रग रोकेंगे इसको तो हमारा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा. जिंजिवल ग्रोथ, टीथ जो हैं आपके उसमें गम्स जो होती हैं आपकी वो थोड़ी सी ओवर ग्रो करना शुरू हो जाती हैं और टीथ को कवर करना शुरू हो जाती हैं. तो उसमें फेनिटोइन, डाइहाइड्रोपिरिडीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड साइक्लोस्पोरिन्स ड्रग्स होती हैं जो वो ये कॉज कर सकती हैं. यूजुअली अकर्स विद इन 3 months ऑफ स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. गुड ओरल हाइजीन मिनिमाइजेस रिस्क ऑफ जिंजिवल हाइपरप्लेजिया. उसके बाद पिगमेंटेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा, टेट्रासाइक्लिन्स, रेयर एंड पर्टिकुलरली मिनोसाइक्लिन. अच्छा, ये जो पिगमेंटेशन हो जाती है आपकी ओरल म्यूकोजा की वो मोस्टली टेट्रासाइक्लिन से हो रही है और स्पेसिफिकली मिनोसाइक्लिन की वजह से होती है. मिनोसाइक्लिन जो है वो मोस्टली हम लोग एक्ने में यूज़ करते हैं या जो इस तरह के जितने भी इन्फेक्शन हैं जिसमें स्किन के ऊपर जो पस वगैरह पड़ती है उसमें इस्तेमाल करते हैं. डेंटल डिस्कलरेशन, tetracycline, avoid tetracycline in the children under the age of the 12, and also very adverse drug reaction in the pregnant ladies using tetracyclines. उसके बाद आता थी dry mouth, xerostomia, anticholinergic effects, antihistamines, tricyclic antidepressants, CNS stimulants, and phenothiazine may cause weight loss, candidiasis, dental caries, poor adherence to the drug regimens, reduced efficacy of sublingual drug administration, for example nitroglycerins. अगर हम इसकी जो ट्रीटमेंट है उसे हम लोग एडहेयर नहीं करेंगे तो जो हमारी सबलिंगुअल ड्रग एब्जॉर्ब होनी होती है इस तरह के नाइट्रोग्लिसरीन है उसकी एफिकेसी जो है वो कम हो जाएगी. Stomatitis and mouth ulcers, aspirin, barbiturates, captopril, grasophilvin, isoniazid, niclodinil, NSAIDs, proguanil, sulfasalazine. They usually resolve quickly when the drug is stopped. Phageal disorders, ascorbic acid यानी कि vitamin C, acetyl salicylic acids, biphosphonates, clindamycin, doxycycline, ferrous sulfate, NSAIDs, potassium salts, quinidine, tetracycline, and theophylline. These are the causative agents and usually occurs within hours to days of taking the causative drugs. Most likely जो है वो आपको hours में भी जो है वो अपना area show कर देगी और it can take up to days. Most cases heal within days or weeks of the treatment cessation. जैसे ही हम लोग अपना जो ट्रीटमेंट रोकेंगे तो उसके कुछ दिनों बाद हमारा जो है वो हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. एसिड रिफ्लक्स और हार्टबर्न, calcium channel blockers, opioids, nitrates, and anticholinergic drugs can cause acid reflux or heartburn due to the relaxation of the lower esophageal sphincter. Nausea and vomiting,
Many but often occurs with anti-cancer drugs, emergency contraceptive plan. B. Levodopa, opioids, SSRIs, iron salts, bromocriptine, erythromycin, and estrogens. Symptoms may resolve with continued use or occasionally by taking the drugs after food. It may indicate toxicity of digoxin or theophylline. Gastrotoxicity: NSAIDs, corticosteroids, calcium channel blockers, SSRIs, and clopidogrel. They can cause gastrotoxicity, increased risk when co-prescribing with NSAIDs. गैस्ट्रोटॉक्सिसिटी में क्या होता है मोस्टली हमारे जो स्टमक का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है और एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है, हमें डायरिया हो सकता है, हमें फूड पॉइजनिंग टाइप केसेस हो सकते हैं और वॉमिटिंग वगैरह और सब कुछ जो है एसोसिएटेड जो है वो एसोसिएट होता है गैस्ट्रोटॉक्सिसिटी के साथ. उसके बाद ड्यूरिनल अल्सर एंड प्रोफ्रेशन. NSAIDs NSAIDs less often corticosteroid but likely if taken with NSAIDs. अगर NSAIDs खाली या NSAIDs with corticosteroid लेते हैं तो हमारे पास रिस्क बढ़ जाता है इसका. उसके बाद it may difficult to diagnose at early stages as the inflammation is asymptomatic. जो शुरू की इन्फ्लेमेशन होती है वो बिल्कुल ही उसका कोई सिम्टम नहीं होता, जिसकी वजह से हमें अर्ली डायग्नोसिस में बहुत मुश्किल आती है. दे मे बी अ कॉज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग. Complications include iron deficiency, anemia due to blood loss. जब blood loss हो रहा है तो obviously हमें anemia भी हो सकता है. Hypoalbuminemia, एल्ब्यूमिन जो है हमारा वो भी कम हो सकता है, प्रोटीन जो है वो कम हो सकती है ड्यू टू प्रोटीन लॉस. अल्सरेशन एंड from postprandial pain associated with alcohol abuse. A diagnosis may follow the detection of iron deficiency anemia using after long-term treatment. Hypoalbuminemia associated with peripheral edema and other signs of fluid retention due to protein loss from damaged intestinal mucosa. Blood loss is not often sufficient for detection in fecal occult blood test. Paralytic ileus and pseudo obstruction. acarbose anti-hyperglycemic drug है. CCB, clozapine, bulk forming laxatives, loperamide, Imodium, opioids, phenothiazines, potassium salts, and tetracyclic acids. They can cause paralytic ileus and pseudo obstruction. Means आपको खाना नहीं आ रहा, constipation kind of जो है वो आपकी हो गई है कंडीशन, इसको हम लोग pseudo obstruction भी कह सकते हैं. Physical obstruction of anticholinergic effect inhibiting smooth muscle activity, particularly if more than one anticholinergic agent is prescribed. Malabsorption from the duodenum, cholestyramine, cholestyramine, orlistate, liquid paraffin, and metformin. They can cause malabsorption from the duodenum. जो आपकी orlistate है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम क्या करती है. ये जो एक्स्ट्रा फैट होता है आपके मेन मील के अंदर उसको एब्जॉर्ब होने से रोकती है. मेटफॉर्मिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को जो है वो रोकती है, विटामिन बी को एक्सक्लूड करती है. Supplements of fat soluble vitamins may be required. Serum vitamin B12 may be reduced in the patients taking metformin, but clinical significance appears to be small. Diarrhea. Many but most common are antibiotics because they जो है हमारा इंटेस्टिनल फ्लोरा या जीआईटी फ्लोरा उसको ख़राब कर देती हैं, उसको डैमेज करती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं. तो मोस्टली एंटीबायोटिक्स acarbose, metformin, bile acids, bile salts, colchicine, cytotoxic dipyridamole, gold, iron salts, laxative, magnesium containing antacids, NSAIDs like mefenamic acid, orlistate, ticlopidine, misoprostol, and oxalazine. They can cause diarrhea. Clindamycin induced diarrhea may be the result of pseudomembranous colitis. Treatment should be stopped. Severe diarrhea may lead to treatment cessation of diarrhea causing agent. Colitis. Amphetamine, cocaine, digoxin, ergotamine, sumatriptan, methotrexate, methysergide or methysergide, NSAIDs, estrogen, salicylates can cause colitis. Present as sudden onset of severe abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea, and abdominal detention. Tachycardia, pyrexia, leukocytosis, and blood stools may be pleasant. Constipation.
Many, but most common are anticholinergic opioids, codeine, morphine, for example, iron salts, verapamil, tricyclic acids, antihistamines, clozapine, monoamine oxidase inhibitors, peppermint oil, phenothiazine, sucralfate, and diuretics, aluminum and calcium antacids. Risk factors include polypharmacy, dehydration, morbidity, dehydration, immobility, advanced age, and low fiber diet. Opioids induced constipation is treated by stimulant laxatives, सेना और बिसाकोडिल. अच्छा, अब हमारी जो कॉन्स्टिपेशन हो रही है वो किस किस वजह से हो सकती है? पॉलीफार्मेसी यानी कि मैक्सिमम मैक्सिमम कह लें या डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग यूज़ करने की वजह से हो सकती है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है, अगर ज़्यादा बंदा कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता तब हो सकती है, उसके बाद अगर जो एज है वो हमारी एल्डरली एज में पेशेंट जो है वो चला गया तब हो सकती है, और जो ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन होती है उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं सेना या बिसाकोडिल देकर. उसके बाद हमारे पास आता है जी डार्क स्टूल. आयरन सॉल्ट की वजह से आता है, बिस्मुथ सॉल्ट की वजह से आता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की वजह से आता है, अमाइनोसैलिसाइलेट्स की वजह से आता है, ACE inhibitors, azathioprine, furosemide, H2 receptor antagonist, metronidazole, estrogen, propofol, sodium valproate, सिलिंडेक, थायराइड डायरेटिक्स, इन सब की वजह से जो है वो डार्क स्टूल आ सकता है. यू मस्ट काउंसल द पेशेंट रेयर बट माइल्ड इफ पॉजिटिव एजेंट इज स्टॉप्ड. रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड gallstones, alcohol consumption, hyperlipidemia, hyperkalemia, presents as sudden onset of upper abdominal pain, vomiting, tachycardia, fever, jaundice, and rigid tender abdomen. Serum amylase is released. अब आते हैं जी ADR involving the kidney, intrarenal failures, फॉर एग्जांपल GFR चेंज आ जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में ऊपर नीचे आ जाती है, तो NSAIDs स्पेशली व्हेन वॉल्यूम इज डिप्लीटेड, ACE inhibitors and diuretics due to effect on the mechanism controlling the tone of the renal arterioles, increase risk in the patient with bilateral renal disease. Monitoring is essential in at high risk patients. Intrarenal failure, acute interstitial nephritis, NSAIDs, beta-lactam antibiotics, furosemide, allopurinol, azathioprine, captopril, cimetidine, cotrimoxazole, phenytoin, rifampin, thiazides, and sulfonamides can cause intrarenal failure or acute interstitial nephritis. Hypersensitive inflammatory reaction leading to damage of renal tubules diagnosed by biopsy, present as acute renal failure. Dialysis may be required, but most patients recover up to several months after causative agent is withdrawn. Intermittent rifampicin therapy should be avoided due to immunological response. Re-exposure to rifampicin should be monitored closely. उसके बाद हमारे पास इंट्रारेनल फेलियर, एक्यूट ट्यूबुलर डिक्रोसिस आ जाता है. इसमें आती है जी एम्फोटेरासिन, साइक्लोस्पोरिन, सिप्रोफोसासिन, जेंटामाइसिन, मेथोट्रेक्सेट, रेलोलॉजिकल कंट्रास्ट एजेंट्स एंड रिफेम्पिसिन. अ कॉमन डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट इसमें जो है वो हमें देखने को मिलता है. उसके बाद आती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनियस मिनिमल चेंज, ल्यूपस नेफ्राइटिस, कोल्ड penicillamine, NSAIDs, hydralazine, acetylator status important. If it's low, then maybe the chance of getting the ADRs. Procinamide. Bilateral immunological mediated damage to glomeruli presents as proteinuria, which may progress to edema and hypoalbuminemia, nephritic syndrome. इसमें क्या होता है, अगर बायोलेटरल इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड डैमेज हो रहा है ग्लोमेरुलाई को, तो प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट हो सकता है, जिसमें हमारी जो प्रोटीन है वो यूरिन के थ्रू निकल रही है. इसकी वजह से हमें एडिमा भी हो सकता है और हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया यानी कि हमारा जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है. पोस्ट रीनल फेलियर, कीमोथेरेपी, antiviral drug is acyclovir by IV, methotrexate and sulfonamides. Due to urinary tract obstruction may also follow drug-induced rhabdomyolysis. Chronic renal failure, use of NSAIDs, especially salicylates, a problem particularly associated with compound analgesics. Preparation including combinations of acetaminophen with salicylates, codeine or caffeine. Nephrogenic diabetes insipidus, lithium
does not respond to desmopressin, serum lithium and creatinine levels should be monitored regularly. Hemolytic uremic syndrome, cyclosporin, mitomycin C, oral contraceptives, metronidazole in children and quinine. Hemolysis leading to obstruction of renal arterioles also causes anemia. Thrombocytopenia with the risk of severe hemorrhage. इसके बाद हमारी जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन होती है ADRs की वजह से, उसमें हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी infertility, cytotoxic alkylating agents, anabolic steroids, colchicine, diethyl stilbestrol, methotrexate, NSAIDs and sulfasalazine. ये हमारी जो है वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है. मे इंक्लूड अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द गोनाड्स और ऑल्टर्ड सिक्रीशन ऑफ gonadotropin hormone by pituitary glands, and ovulation and amenorrhea. Anabolic steroids, danazole, isoniazid, metoclopramide, cimetidine, NSAIDs, SSRIs, estrogen, risperidone, spironolactones जो हैं ये can cause anovulations or amenorrhea. May result from drug-induced hyperprolactinemia. NSAIDs may inhibit ovulation and should preferably be avoided around the time of ovulation in the women trying to conceive. मोस्टली जो ड्रग्स यूज़ होती हैं पीरियड्स पेन के अंदर वो मेफेनामिक यानी कि एसिड ही यूज़ होती है, एसिटाइलसाइलिक एसिड भी यानी कि डिस्प्रिन वगैरह भी यूज़ करते हैं. तो हमें कोशिश करनी है कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल या लंबा इस्तेमाल के लिए ना करें, क्योंकि जैसे ही पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो उसके तकरीबन विदिन 3 to 4 डेज़ के अंदर अंदर ही हमारे एग्स दोबारा फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. तो अगर हम लोग दोबारा ये यूज़ करेंगी ड्रग्स, अगर हम ये यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है ओव्यूलेशन में. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एंटी एंड्रोजेंस, फिनेस्टेराइड आजकल यूज़ होती है हेयर फॉल के लिए मेल्स में, फीमेल्स कभी भी नहीं ले सकती है, काइंडली याद रखिएगा. फीमेल्स में हम लोग फिनेस्टेराइड बहुत रेयर चांस में, बिल्कुल ना होने के बराबर यूज़ करवाते हैं. एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीडिप्रेसेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स, बेंजोडाइजेपीन्स, बीटा ब्लॉकर्स, कार्बामेज़ेपिन, गिबापेंटिन, फेनिटोइन, डाइजॉक्सिन, मिथाइल-डोपा, मेट्रोक्लोप्रामाइड, ओमेप्राजोल, प्राजोसिन, स्पाइरोलेक्टोन, थायाजाइड एंड थायाजाइड डायबिटिक्स. तो ओमेप्राजोल भी यहाँ पे जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज कर सकती है, और हमारे यहाँ पे जो है वो राइजिंग बहुत ही ऐसे लिया जाता है जैसे स्वाब का काम है. Other factors including smoke, alcohol, diabetes, heart disease, hypertension, peripheral vascular disease, spinal cord injuries, SSRIs, TCAs may be used to treat premature ejaculation. Selective sortilin reuptake inhibitors, इसमें सर्टिलिन बेसिकली आती है हमारी ड्रग जो हम लोग यूज़ करवा सकते हैं एज एन प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए, मगर डॉक्टर से कंसर्न किए बगैर बिल्कुल भी आपने किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करनी. Priapism, painful erection over 4 hours. Anticoagulants, alprostadil, sildenafil, vardenafil, tadalafil. Antipsychotics includes atypical hydralazine, nifedipine, prazosin, trazodone. Immature treatment is required to prevent fibrosis or gangrene. Female orgasm dysfunction, libido changes, reduced vaginal lubrication. Antidepressants, benzodiazepines, cimetidine, clonidine, methyl-dopa, estrogens, propranolol, spironolactone, thiazide diuretics, trazodone can cause female orgasm dysfunction, libido changes, यानी कि less demand of sex, reduced lubrication of the vagina, यानी कि dryness हो जाना वजाना के अंदर जो है ये हो सकती है हमारी ड्रग्स के साथ. इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट्स प्रिस्क्राइब्ड फ्लोक्सिटिन और क्लोमिप्रामीन हैव रिपोर्टेड स्पॉन्टेनियस ऑर्गेज्म. फ्लोक्सिटिन जो है वो भी एंटी डिप्रेसेंट है, अगर हम लोग इसको दे देंगे अपने नॉर्मल एंटी डिप्रेसेंट्स की जगह तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी. उसके बाद रिड्यूस्ड लिबिडो, रिड्यूस्ड सेक्सुअल डिजायर, अगर ये मेल के अंदर आ रही है, स्पाइरोलेक्टोन, सिमेटिडीन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, डिजायर, स्पाइरोलेक्टोन, cimetidine, oral contraceptives, propranolol, thiazide diuretics, antidepressants, particularly SSRIs. Libido may be increased rarely by trazodone, meclopramide और levodopa. तो ये थी आज की हमारी वीडियो एरियाज के ऊपर. इसमें एक जो मेन टॉपिक था लिवर, वो आगे से हमारा मिस हो गया, वो मुझसे मिसप्लेस हो गया होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. बाकी ये कुछ क्वेश्चंस आंसर मैंने ढूंढे हैं, ये आप काइंडली देखिएगा. और
इनकी आंसर जो है वो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। इनकी जो आंसर्स है वो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा एंड लेट्स सी कि कौन मैक्सिमम आंसर जो है वो देता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।